आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है? गुड इवनिंग सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग। चलिए सर देखिए, एक आज क्वेश्चन था। बात करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न इंडिया में जो लोगों में जो आज तक सुधार हुआ और हो रहा है, उसका आधार क्या है? ये 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, उसी का ही देन है। और इस आंदोलन के जो पथ प्रदर्शक जिसे कहते हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी मिडिल क्लास के लोग क्या थे, इसमें मेनली पार्टिसिपेट किया था। और मिडिल क्लास में देखिए, मिडिल क्लास का मतलब केवल पैसे वाले लोग का मतलब नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास का मतलब होता है जो शिक्षित लोग होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, किसी तरह काम करने वाले। जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं उसको मिडिल क्लास नहीं कहते, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग ने क्या है, ये आंदोलन शुरू किया था, मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं। और शहरी मध्यम वर्ग, ग्रामीण नहीं, शहरी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने इसको क्या है शुरू किया। अब देखिए, शहरी मध्यम वर्ग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है पहले समझिए। देखिए, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, चाहे वो अपने पास्ट और चाहे फ्यूचर चाहे वर्तमान से कभी क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। और जो व्यक्ति जीवन में सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ ना कुछ क्या है काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ क्या है अपने हिसाब से करते रहेंगे। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले एक काम किया है कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, यानी पाश्चात्य जो शिक्षा है, यानी पश्चिमी जो शिक्षा है, उस शिक्षा को ग्रहण किया। तो समझ लीजिएगा, इनके पास क्या था सबसे पहले। इनके पास 19वीं सदी में इनके पास क्या थे, देखिए इनके जो निर्माता थे वो है मिडिल क्लास थे, मध्य वर्ग। और ये जो मध्य वर्ग थे कौन थे, ये पश्चिमी शिक्षा को प्राप्त किए हुए थे। आप लोग जानते होंगे, आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, जब ये 19वीं सदी में जब हमारा देश चल रहा था ना, उस समय क्या था कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे भी दी थी, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक शिक्षा जो भी दी जाती थी, वो अधिकतर संगीत और कला पर बल दी जाती थी, संगीत और कला। लेकिन ये जो पश्चिमी शिक्षा है, इसमें दो चीजों पर बल दिया, एक विज्ञान और एक गणित। ठीक है, विज्ञान और जो गणित है ना, इसमें क्या है, तर्क होता है, रीजनिंग होता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो जानते हैं, विज्ञान जानते हैं, तो विज्ञान में क्या होता है, कारण और उसका क्या होता है, कोई कथन होता है, उसका कोई कारण होता है, स्टेटमेंट होता है, उसका कोई रीजन रीजन होता है, साइंस ये बोलता है। लेकिन जो कला होता है ना, कला में कोई रीजन नहीं होता है। जैसे भी आपको कला आ रहा है, अगर आप कोई पेंटर है तो पेंटर जैसे भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको बना दे रहा है। और आपका कोई लेखक है तो यानी कवि है तो कवि अपने हिसाब से हो रहा है, उसमें तर्क नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने कवि के बारे में सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब बताइए, कवि कहीं पे भी पहुंच सकते हैं अपने कल्पना के दुनिया में,
लेकिन जो वास्तविक दुनिया होता है वो काल्पनिक दुनिया से अलग होती है। यूटोपिया जिसे कहते हैं, काल्पनिक दुनिया। यूटोपिया में जो जीते हैं वो क्या होता है, वास्तविकता को क्या आता है, अनुभव ही नहीं कर पाते। तो जब मिडिल क्लास के लोग यानी जो मध्यम वर्ग थे, कैसे मध्यम वर्ग थे, शहरी मध्यम वर्ग, यहाँ पे एक शब्द और लिखिएगा, शहरी मध्यम वर्ग। जो नगर के जो मध्यम वर्ग थे, तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, और वेस्टर्न एजुकेशन में क्या पढ़ा, विज्ञान और गणित, और इसमें क्या है, तर्क। जब तर्क आया तो उन्होंने देखा कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है या हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे क्या है, गलत चीज, गलत गलत प्रथाएं जुड़ गई है। गलत चीज क्या, गलत प्रथाएं समय समय अनुसार उसमें जुड़ता गया। देखिए, इससे पहले अगर आप लोग एजुकेशन में पढ़े होंगे कि 14, 15वीं, 16वीं, 18वीं सदी में क्या है, पूरे यूरोप में क्या है, बहुत बड़ा क्या हुआ, इनलाइटमेंट हुआ। इनलाइटमेंट मतलब प्रबोधन हुआ, कि वहां पे पूरी तरह से समाज को चेंज किया गया, ज्ञान के आधार पर समाज को परिवर्तित कर दिया गया। आप लोगों ने रूसो पढ़े होंगे, उसके बाद जितने भी ऐसे चीज जो है उनको पढ़े होंगे शिक्षा जगत में। तो उनका प्रभाव क्या है, अंग्रेजों के जो किताब था, उनके जो पैटर्न था, एजुकेशन पैटर्न उसमें था, और उसी से क्या है, ये मध्यम वर्ग के लोगों ने तर्क शक्ति को लाया। जब और बहुत सारे लोग क्या, इंग्लैंड जाके भी क्या है, पढ़ के वकील बन के आने लगे, इससे भी क्या है, उनमें तर्क शक्ति आ गई। तो उन्होंने देखा कि हमारे सोसाइटी में हम गरीब क्यों है, हम दबे कुचले क्यों है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमारा इकोनॉमी क्यों खराब है। इसका मेन कारण है कि हम बहुत सारे कुरीतियों को अपनाते हैं, बहुत सारे कुप्रथाओं को अपनाते हैं। देखिए, आज भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, दूसरों को देखा देखी अगर कोई चीज हमें करना पड़े तो उसमें हमारा तर्क क्या है। लेकिन वही है कि आसपास के लोग बोलने लगते हैं, भाई ये क्यों कर दिया। भाई जब सारे डिसीजन आस पड़ोस के वाले से पूछ के ही लेना है, तो आपका पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ। भाई आप भी स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन ले सकते हैं, तभी तो ये जितने भी आजकल विकसित देश है उन्होंने स्वतंत्र रूप से डिसीजन लिया, तभी तो वो आगे बढ़े हैं। अब अमेरिका, हम लोग देखें, हर कोई क्या है, सरस्वती जी का पूजा करते हैं। अमेरिका में तो सरस्वती जी का पूजा नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो लोग शिक्षा को हमसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप बताएं, अमेरिका अगर किसी सरस्वती जी का पूजा नहीं भी करते होंगे, तो उनके पास जो मिसाइल है या जो टेक्नोलॉजी है, वो तो बिना ज्ञान के तो आए नहीं है। चाहे आप उनको कितने भी गाली दे दीजिए, चाहे वो गलत किए जैसे भी किए, भाई मिसाइल बनाना, तकनीक बनाना, उसके लिए नॉलेज चाहिए चाहिए। अब उसको क्या है, पूजा करने से तो वो नॉलेज नहीं आएगा, उसके लिए स्वाध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो हमारे देश में नहीं था। तो ये लोग ने सोचा कि क्या हम लोग भी ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे, कि अंग्रेज और हमारे अंदर अंतर क्या है। तभी इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो थे राजा राममोहन राय। इन मध्यम वर्गीय लोगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनका नाम था राजा राममोहन राय। इसलिए राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत में जो आज आप लोग जितने भी नए नए इनोवेशन देखते हैं, उन सबको क्या है, किसी ना किसी रूप में स्टार्ट किया था। जैसे पत्रकारिता, जो पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय। सती प्रथा को क्या है, इन्होंने उन्मूलन करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या है, जो फीमेल एजुकेशन है, देखिए राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तो लोगों को पूजा पूजा करना चाहिए, जो फीमेल लोग हैं, जो, क्योंकि इन्होंने पहले क्या है, घरों में जो महिलाएं थी उनको बाहर स्कूलों तक ले जाने के लिए मेहनत किया, कि जो अपने घर के जो माँ बाप थे या भाई बहन थे, वो अपने भाई मतलब अपने लड़की और अपने क्या था बहन को स्कूल जाने से रोकते थे खुद। लेकिन क्या होता है, इन दोनों के जो प्रयास है, राजा राममोहन राय और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले किया, और भी बहुत लोग किया, ऐसे नहीं कि केवल यही दो व्यक्ति थे जो पूरे सुधार दिया, ऐसे कुछ नहीं। इन लोगों ने स्टार्ट किया, इन्होंने क्या है, अपना पूरा जीवन इसी पे लगा दिया, घर बार छोड़ दिया, कि महिलाओं को क्या है, घर से बाहर कैसे निकाला जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, उनके अंदर तर्क शक्ति लाए। आप लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि समाज में यह कि महिला अबला है, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, रीजनिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब उनको उस तरह का काम नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो ठीक है, तो इसके जो पैनाता थे या जो जनक थे वो कौन थे, राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय को क्या
आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत का जनक, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करके समाज सुधार करने के लिए निकले। पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। महिला शिक्षा हो गया, सती प्रथा हो गया, इसके उद्धारक इसे कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता में सबसे पहले हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज की स्थापना किया था। बाद में इसको हिंदू कॉलेज कर दिया गया था। तो सबसे पहले भारत में उच्च शिक्षा पर बल दिया। देखिए भारत में पहले क्या उच्च शिक्षा बड़े संस्थान नहीं होते थे। जो गुरुकुल या जो मदरसा वगैरह होते थे उसमें बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन उच्च शिक्षा ने, हायर एजुकेशन अगर नहीं होगा तो लोग शोध कैसे करेंगे, तर्क शक्ति कैसे आएंगे, उसी में तो सब कुछ है। तो इसको शुरू करने का जाता किसको? राजा राम मोहन। यानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया। इन्होंने जो महिलाओं के साथ जो बाल विवाह हो रहा है उसका विरोध किया। तो कुल मिला के क्या है, राजा राम मोहन राय को क्या आधुनिक भारत का जनक कहा गया। हर क्षेत्र में कहा जाता था नहीं। और ये क्या था, बंगाल से थे। बंगाल से थे इसलिए था क्योंकि आप जानते हैं कि पहले 1912 से पहले आपको बताता कि हमारे देश की जो राजधानी थी वो बंगाल में थी। और बंगाल में क्या है, सबसे पहले जो ईसाई मिशनरी आए थे, ईसाई मिशनरी ने सबसे पहले बंगाल में क्या था, स्कूल खोले थे। देखिए भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो प्रचार है उसमें ईसाई मिशनरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब मानना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे तो भी मानना पड़ेगा कि आप लोग देखेंगे आज तो बहुत सारे हल्द्वानी में इंग्लिश मीडियम खुल चुका है। लेकिन पहले जो हल्द्वानी या नैनीताल में जो इंग्लिश मीडियम अधिकतर थे वो क्या ईसाई लोगों द्वारा खोला गया है। आप लोग बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम देखे होंगे, आजकल तो बहुत सारे और खुल गए हैं। तो वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू करने के में ईसाई मिशनरी का बहुत बड़ा क्या है हाथ है। तो इसी प्रकार से क्या भारत में आधुनिकता आया। अब आधुनिकता में जो बाधा था वो बाधा क्या था पहले समझ लीजिए। देखिए बाधा ये था कि हमारे धर्म में देखिए बहुत समय क्या होता है, जब लोगों में विकास रुक जाता है यानी आर्थिक संपन्नता धीरे धीरे जब लोगों की कम हो जाता है ना, तो समाज में रूढ़िवादिता ज्यादा आता है। देखिएगा जिस समाज में आर्थिक संपन्नता ज्यादा होता है उस समाज में रूढ़िवादिता कम होती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई सभी कमा रहा है तो अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। लेकिन जिस परिवार में एक व्यक्ति कमा रहा हो और बाकी व्यक्ति उस पर जो आश्रित हो जाते हैं, तो वही व्यक्ति क्या होता है, उन लोगों पर अपना नियम थोपने लग जाता है। और जैसे ही नियम थोपने शुरू होता है तो वही क्या है धीरे धीरे वो कुप्रथाओं में आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा युवा टाइप का व्यक्ति है, बोल दिया कि हमारे घर के जो लेडीज है वो क्या है बाहर नहीं जाएगी। अब क्या उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उस परिवार में प्रथा बन जाएगा कि लेडीज बाहर काम करने नहीं जाएगी, चाहे समाज में कैसे भी बदलाव हो जाए। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए होता है, बहुत इच्छा शक्ति चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या हमारे समाज में जो कुरीतियां था उनको बदलने का काम किसने किया, ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे इन्होंने इनका काम किया। उन्होंने इस चीज को चुनौती को किया और इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। जैसे ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ, प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम समाज का स्थापना हुआ, उसके बाद आर्य समाज, देवबंद समाज, बहुत सारे इस तरह के सामाजिक संगठन बने हैं जो क्या है इसको आगे ले गए हैं। तो इसको क्या है आगे लेने का काम किया। अब वो कौन से कारण थे जो क्या है सुधार आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, सबसे पहले कि भारत में क्या है तो सरकार की स्थिति थी, क्योंकि सरकार के जो भाषा क्या थे अंग्रेज। आप लोग जानते हैं अंग्रेजी भाषा क्या था उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का भाषा था। और आपको मालूम होगा लॉर्ड मैकेले ने सबसे पहले 1935 में भारत में जो उच्च शिक्षा है उस पर अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को कब लागू किया गया तो 1935 याद रखिएगा। 1935 में 1935 में कौन थे, लॉर्ड मैकेले। आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज क्या है आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो देखिए लॉर्ड मैकेले को
लॉर्ड मैकेले आए थे, इंग्लैंड थे, उनको क्या है उस समय शिक्षा विभाग के क्या अध्यक्ष बना दिया। तो इन्हीं के प्रयास से 1935 में भारत में जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बना दिया, भाषा को अनिवार्य कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। इसीलिए भारत में लॉर्ड मैकेले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकेले को क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का यानी वेस्टर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है, ये जनक कहा जाता है। और इसमें आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड मैकेले ने एक दस्तावेज बनाया था, इसको 1935 में, उसी के आधार पर क्या भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को क्या कंपलसरी कर दिया गया। जिस दस्तावेज को बनाया गया था उस दस्तावेज का नाम था मैकेले मिनट्स। उसका नाम क्या था? मैकेले मिनट्स। मैकेले मिनट्स करके क्या था, उन्होंने एक दस्तावेज बनाया था और इसी के आधार पर क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। इसलिए आप लोग देखेंगे जब भी कोई व्यक्ति अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं तो उसको लॉर्ड मैकेले का पुत्र बोला जाता है, ये लॉर्ड मैकेले के हैं। एक बात ध्यान रखिए, देखिए लॉर्ड मैकेले ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है चाल चला दिया था। उन्होंने देखिए जैसे जैसे अंग्रेजों का राज्य एक्सपेंशन होने लगे, यानी विस्तार होने लगे, तो अंग्रेजों ने देखा कि यूरोप से लोगों को बुला के और यहाँ पे काम कराना बहुत महंगा था। यूरोप से अगर कोई क्लर्क भी अगर भारत में आते थे तो बहुत ज्यादा पैसा लेते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, कंपनी था, और कंपनी हमेशा मुनाफा चाहता था। तो लॉर्ड मैकेले को ये पता है कि एजुकेशन व्यवस्था ऐसे बनाया जाए कि भारतीयों को भी क्या अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और उनको क्या है जो क्लर्क टाइप के जितने भी काम है उनको भारतीय द्वारा उसको संपन्न करवाया जाए। इसलिए भारत में क्या है मैकेले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। और इसमें मैकेले के साथ साथ जो ईसाई मिशनरी आए थे उन्होंने भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया। इसलिए आप लोग देखेंगे अंग्रेजों के समय पे भारत में जो क्लर्क के जितने काम होते थे वो क्या था भारतीय द्वारा किया जाता था। इसलिए देखिए हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में देखिए कितने भी एजुकेशन पॉलिसी आया उसमें तर्क शक्ति की कमी है। अभी 2020 में जो पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे क्या बदलाव किया गया। आप लोग जानते हैं 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए आप लोग आज से 20-30 साल पहले के सिलेबस उठा के देखिएगा, स्कूल के सिलेबस उसमें कोई तर्क नहीं है, कविता पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। भाई जब तर्क बच्चों को डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग देखे होंगे इस समय जो दिल्ली का जो एजुकेशन है, चाहे अब सरकार को मानते नहीं मानते तो अलग बात है, उन्होंने जो एजुकेशन लागू किया है वो सबसे अच्छा एजुकेशन है। क्योंकि बच्चों को क्या है रटाने से बच्चे में तर्क शक्ति नहीं आता है, बच्चों को समझाने से तर्क शक्ति आता है। उनको 10 कविताएं मतलब रटाइए, उसको एक कविता पढ़ाइए और उसको मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट चला रहा है या भारत पूरी दुनिया में जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें जो फिनलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिनलैंड वो सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था में माना जाता है। फिनलैंड का नाम सुने होंगे, उसी के आधार पर दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है। तो फिनलैंड में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप लोग टीचिंग कर रहे हो बहुत सारे जगह हुआ कि एक जो टीचर होता है वो कभी भी बदल सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो टीचर बहुत जल्दी बदल जाते हैं, सरकारी में तो फिर भी कुछ समय रहते हैं। प्राइमरी में प्राइवेट टीचर तो पता नहीं कब बदल जाए, कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिनलैंड में क्या होता है अगर कोई टीचर अगर ज्वाइनिंग करेंगे प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ही सबसे बेस्ट एजुकेशन होता है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे सीखते हैं, आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही शिक्षा भारत में क्या सबसे बेकार है, जब हमारा जड़ ही रूट ही अच्छा नहीं होगा तो उसको फल कहाँ से आएगा। तो फिनलैंड में आप लोग जानते होंगे कि वहां पे क्या होता है, एक जो टीचर होता है वो क्लास 1 से लेके 5 साल तक, क्योंकि इसी बीच में 5 कक्षा तक इसी बीच में क्या बच्चे सीखते हैं।
इसी समय क्या होता है, एक ही टीचर क्या होता है उनके साथ रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चे कमजोर भी होते हैं तो उस टीचर के साथ रहते 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 क्या होता है कि उनमें एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, और उससे क्या होता है जो जिस बच्चे को जो भी चीज नहीं भी आते हैं वो बच्चे क्या होता है उस टीचर से पूछ लेते हैं या बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, टीचर कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता है, और उसके बाद भी कोई टीचर आएगा तो उसमें भी दिक्कत होता है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है तो फिनलैंड की सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन के माध्यम से क्या था, यहाँ पे सुधार होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा से देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा जब आया ना तो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यूरोप के साहित्य को पढ़ने लगे, या यूरोप के जो साइंस है उनकी बुक को पढ़ने लगे। तो देखा कि यूरोप में वो अच्छे अच्छे बातें बताई जा रहे हैं, तो हमारे समाज में क्यों नहीं है, तो उसी हिसाब से चेंज करने की बात करो। धार्मिक कुरीति, अभी आपको पता है कि धर्म कुरीति, अंधविश्वास था, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह को प्रतिबंध लगा दिया गया, बाल विवाह हो रहा है, उसके बाद शिशु हत्या हो रहा है। आज भी देखिए हरियाणा में क्या होता है, आप लोग रिपोर्ट आज भी देखिएगा, बहुत ज्यादा क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड है उसको अभी भी क्या है मारा जा रहा है। हरियाणा में सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात बहुत ही क्या है नेगेटिव में है, फिर भी ऐसे होता है। तो क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि लोगों में क्या है तर्क शक्ति नहीं है कि लड़का ही क्या होता है मुख अग्नि देगा, लड़का ही परिवार का क्या होता है आगे बढ़ाएगा, लड़की क्यों नहीं हो सकता है भाई। जब दोनों संतानें ही है तो अलग अलग भेदभाव क्या होता है, सोसाइटी डेवलप किया ना, तो सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा तभी होगा। तो ये धार्मिक सामाजिक क्या है कुरीतियां बहुत ज्यादा क्या था समाज में फैला हुआ था, आज भी है। आज भी देखिएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी 35% जो महिलाओं की जो शादी होती है वो नाबालिग में हो रहा है, यानी बाल विवाह हो रहा है। इतने शिक्षित समाज और इतने जागरूक होने के बाद भी सोशल मीडिया इतना ज्यादा है तो उसके बाद भी ऐसे हो रहा है। महिलाओं का निराशाजनक स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत ही क्या है खराब है। जैसे अभी देखिए, अभी आपको बता कि कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है हरियाणा का, अभी भी आपको उदाहरण बता रहा हूँ। हरियाणा मोस्ट है, ऐसे नहीं केवल हरियाणा में ही होता है, और भी राज्य में हो रहा है। केवल हरियाणा को दोष देना क्या है सही नहीं है, और भी राज्य में क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो देखिएगा इसमें क्या है, कन्या शिशुओं की हत्या, उसके बाद बाल विवाह की प्रथा, बहु विवाह पॉलीगैमी, एक आदमी संपन्न है तो वो 100-200 शादी कर रहे। उसके बाद सती प्रथा, विधवा विधवा पुनर्विवाह को बंद कर दिया गया। तो ये सारे जो महिलाओं है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो ये जो बताइए बताइए, महिलाएं अगर शिक्षित नहीं हो गए तो बच्चों को शिक्षित कौन करेंगे, क्योंकि पुरुष क्या है बच्चे से उतना ज्यादा अटैच नहीं होता जितना महिलाएं होती है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो माता होती है वो क्या है बच्चे का पहला पाठशाला या गुरु माना जाता है उनको, उन्हीं के साथ क्या होता है। इसका देखिए विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं, सती प्रथा, शिक्षा के कारण क्या था यहाँ पे धार्मिक और साहित्य पर ज्यादा बल दिया गया। लेकिन क्या है जब वेस्टर्न एजुकेशन आया तो तर्क शक्ति पर देखिए, इसमें क्या इतिहास दर्शन धर्म पर ज्यादा बल दिया गया, लेकिन विज्ञान पर कम बल दिया गया। तो विज्ञान को क्या है जब ज्यादा करेंगे तो क्या तर्क शक्ति आएंगे, और तर्क शक्ति आएंगे तो लोग क्या होगा उसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे कोई भी नए काम करने के लिए। फिर क्या है जो बाहर की दुनिया था उन दुनिया से इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा, यानी जब क्या है जब कोई इंग्लैंड जा रहा है कोई यूरोप जा रहा है घूमने के लिए तो वहां देख रहे हैं कि समाज कितना स्त्री पुरुष का क्या होता है खुलापन है, बातचीत कर रहा है। यहाँ पे घूंघट के ऊपर पता नहीं घूंघट में शादी हो रहा है किसके साथ किसी को पहले मालूम ही नहीं चलता था, इतना ज्यादा घूंघट होते थे। पता नहीं किसको शादी लड़की दूसरे दिखा दिया और शादी में किसी को बैठा दिया, ऐसे बहुत जगह होते थे। तो ये जो प्रथाएं है ये धीरे धीरे क्या है जब वेस्टर्न चीजों को देखा लोगों ने तो उसमें भी क्या है सुधार होने की बात करना शुरू कर दिया। तो इसी से क्या है जब सुधार होने लगे तो जागरूकता बढ़ी, जागरूकता जैसे जैसे बढ़ी तो लोगों में क्या हुआ एक नया चेतना आया, और चेतना आया तो उससे क्या है हमारे यहाँ पे धर्म और समाज में क्या बहुत बड़ा सुधार हुआ। अब इसमें क्या है सबसे पहले जो ब्रह्म समाज है इसे गठन हुआ। तो पहले आप लोग ब्रह्म समाज के बारे में जानिएगा। इन सुधार आंदोलनों में जो पहला आंदोलन था उसको कहते हैं ब्रह्म समाज।
ठीक है, ब्राह्मण समाज का जो रचना किया है वो राजा राममोहन राय ने किया। इस क्या है इसका संस्थापक? राजा राममोहन राय क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक। कब स्थापित हुआ था? 1928 में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी स्थापना। इनका देखिए, इनका नाम ब्रह्म क्यों था, ब्रह्म समाज क्यों था? देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है किसी चीज को निराकार मानना, इसे ब्रह्म को मानते हैं। क्योंकि राजा राममोहन राय क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने माना था कि जब भगवान हर कण कण में बसा हुआ है तो केवल मूर्ति में ही हम क्यों घूमने जाए एक जगह। जब हर जगह मौजूद है तो हर जगह उसको घूमना चाहिए, हर वक्त उससे बात करना चाहिए। तो ये उनका मानना था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। कहां पे किया था? कलकत्ता में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की साक्षात पूजा करना, मतलब मीडिएटर को हटाइए, जो बीच में जो पुरोहित वर्ग है इसको हटाइए। अब देखिएगा, बहुत सारे गांव में शहरों में भी है कि जो पुरोहित होते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, और जो उसके जो क्लाइंट होते हैं, जो उनके घर में पूजा पाठ करते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। फिर भी क्या होता है, उनसे काम करवाया जाता है। बहुत बार तो क्या होता है, जो संस्कृत है वो सही से उच्चारण भी नहीं कर पाते। फिर भी क्या है, हमारे समाज में बन गया कि जो भी कर्मकांड होंगे धार्मिक, वो ब्राह्मण ही करवाएंगे या पुरोहित ही करवाएंगे। भाई अगर कोई शूद्र अगर उससे बढ़िया संस्कृत पढ़ ले और बढ़िया से मंत्र का जाप करने लगे तो वहां पे क्यों नहीं? अब देखिए, मेडिकल फील्ड में देखिए भाई, मेडिकल फील्ड में आप ये नहीं देखने जाते हैं कि डॉक्टर किस जाति का है। अगर वो अच्छा है तो उसी में सब जाते हैं। तो धार्मिक एक, केवल एक ये धार्मिक वाला क्षेत्र ऐसा है जो अभी तक क्या है, एक वर्ग का विशेषाधिकार अभी भी रहा है। तो बाकी लगभग सभी फील्ड में क्या हुआ, विशेषाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन केवल धार्मिक में अभी भी रह गया है कि जब कोई शूद्र या हो गया, दलित हो गया, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई महिला अगर बढ़िया से अगर संस्कृत या श्लोक मंत्र अगर उच्चारण कर सकती है तो उनसे पूजा पाठ क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि मंत्र का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण अगर कोई भी कर ले और विधि विधान से अगर कर ले, वो लोग जानते हैं विधि विधान क्या होगा, वो हमेशा अलग अलग क्षेत्र अलग अलग, क्योंकि पूरे भारत में एक विधि विधान कहीं पे है नहीं। मंत्र एक हो सकता है, उनका भाषा अलग अलग है, लेकिन विधि विधान क्या होता है, आप बंगाल चले जाइए, तमिल चले जाइए, वहां पे उत्तराखंड में जो विधि विधान है उसके विपरीत मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जो श्लोक वगैरह है वो लगभग क्या सेम होता है। तो ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि हमें इसका पूजा करना है, साक्षात भगवान भगवान की पूजा करना है, ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, ना कि ये मीडिएटर के लोगों को जरा पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पुरोहित, देखिए पुरोहितों का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, बलिदान का विरोध। तो बलिदान या बलि क्यों दिए जा रहे हैं? जब ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो हमसे खाने के लिए जब नहीं मांग रहा, हम जबरदस्ती उसको क्यों खाने दे? मान ले कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, वो बोलते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मुझे खाना नहीं चाहिए, कभी बोलते नहीं, उसको जबरदस्ती खाना देंगे तो फेंकेंगे ही। तो भगवान जब मांगेंगे, उनको आवश्यकता होगा तो मांग लेंगे बलि, किसी का बलि। कर्मकांड वही है। पुरोहित बात क्या था, जब भगवान हर कण कण में बसा हुआ है, ब्रह्म हर जगह बैठा हुआ है, तो पुरोहित ही क्यों बताएगा कि ये भगवान और बिना भगवान है? उसके बाद प्रार्थना, ध्यान, शास्त्रों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने भी क्या है, उपनिषद को मेन माना है। और बोला कि जितने भी ये धार्मिक सुधार आंदोलन वाले होंगे ना, ये उपनिषद को मानेंगे, क्योंकि उपनिषद में क्या है, दर्शन है, और दर्शन में कर्मकांड नहीं होता है। दर्शन में क्या होता है, कर्मकांड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जहां दर्शन होगा वहां पे कर्मकांड नहीं होता। इसीलिए देखेंगे आप, जो वैष्णव वाले होते, जो भागवत वाले होते ना, उसमें क्या होता है, कोई ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं होता, वो कोई भी पूजा पाठ करवा सकता है। जैसे इस्कॉन में क्या होता है, आप इस्कॉन में जाइए, जो वैष्णव वाले हैं, तो कोई व्यक्ति इस्कॉन के पुरोहित बन सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे दर्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं भगवत गीता क्या दर्शन पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित नहीं है, वो तो दर्शन है। भगवान कृष्ण ने ये बताया है गीता में कि मुझे पूजने के लिए क्या है, बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन सच्चे है तो मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए क्या होगा, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों करते, वो होता है जिनके पास पैसा है वो कर सकते हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं भी है, वो भी शादी के लिए क्या होगा, मेरिज हॉल बुक कर रहे हैं।
आप बताओ उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा, जमीन बेच के, गहना बेच के, जो सब कुछ बेच के क्या होता है वो कर्जा वर्ज लेके उतना बड़ा शादी करते हैं कि समाज को दिखाने के लिए। तो ये कर्मकांड जो है या इस तरह के उन्होंने मना किया है। उसके बाद क्या है, इन्होंने जो चला वो बौद्धिक धर्म की बात करता है। यानी बौद्धिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज्ञान, ज्ञान की बात करता है कि ज्ञान जितना आप अर्जित करेंगे आप इन कर्मकांडों से बाहर निकलेंगे। ज्ञान अगर अर्जित नहीं करेंगे तो कर्मकांडों में फंसे रहेंगे और दुनिया में क्या होगा, लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। लोग आपको क्या बनाएंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे। आपका ज्ञान अगर ज्यादा होगा तो उसमें वृद्धि होगी। उसके बाद क्या है, इन्होंने तर्कवाद, देखिए अभी आपको पता है कि ये तर्क पर बल देते हैं कि देखिए तर्कवाद आ गया। इन्होंने बोला कि तर्कवाद होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, तर्क करना चाहिए। देखिए तर्क करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तर्क घर पे भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन क्या होता है उसका मतलब ये नहीं किसी को नीचा दिखाने है। तर्क से नए नए चीज बनता है, नहीं उसमें ज्ञान का उदाहरण होने चाहिए। और इससे क्या है, राष्ट्रवाद बनता है। ठीक है, जहां पे तर्क होगा, जहां पे ज्ञान होगा, वहां पे राष्ट्रवाद होगा। आप लोग देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे उनके ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तर्क नहीं है, वो क्या होता है, उसको कुछ भी करो करने के लिए तैयार होता है, मारपीट करने के लिए तैयार होता है। तो इसी प्रकार से ब्राह्म समाज आगे बढ़ता और ब्राह्म समाज के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने 1900 1900 सॉरी 1800 होगा, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा आप लोग जानते हैं कि अगर पहले जमाने में जब बाल विवाह होती थी तो बाल विवाह होने के कारण क्या होता है, पुरुष का उम्र बहुत ज्यादा होते थे और महिलाओं की जो लड़की होती थी उनकी उम्र बहुत कम होती। और एक एक पुरुष तो क्या 10 10 15 15 शादी कर लेते थे। और आपको बता दें कि ब्रह्म विवाह भी होता था। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, जो पुरोहित उसके घर में पूजा पाठ करेंगे उसकी लड़की जो होंगे उसके साथ भी शादी करना पड़ेगा उसको। इससे बहुत सारे क्या होता है कि जब उनके हस्बैंड का डेथ हो जा रहा था, वो क्या था बहुत ही कम उम्र में होते थे, जैसे 10 15 साल 20 साल के, 8 साल के, 5 साल के, ऐसे होते थे। क्योंकि कोई कहीं तो ऐसे विवाह भी हो जाते तो जन्म से पहले, जैसे ब्रह्म विवाह की बात बताया कि अगर लड़की पैदा होगा तो उसको पुरोहित से उनकी विवाह होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की जो शादी है उनकी एज कम होगी। अब पुरुष अगर उनका डेथ हो जाएगा तो उन छोटे छोटे जो महिलाएं थी या उसको लड़की कहे, बच्ची कहे, जो भी कहे, उनको भी क्या है उस व्यक्ति के साथ चिता में जल के मरने के लिए समाज द्वारा या धर्म द्वारा उसको क्या है प्रेरित किया जाता है। इसमें जो ऐसे ऐसे लड़की थी जिनको समझ में नहीं आता कि पति क्या है, कुछ भी नहीं, उनको क्या चिता में जल के मरना होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगले जन्म में भी क्या होता है, उनका पति बनेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना कि 7 जन्मों का बंधन। और 7 जन्मों का बंधन तो लगातार किस ऐसे चला जा रहा है, तो वो अलग मैटर है। तो सती प्रथा का मतलब होता है जो विधवा है, विधवा को, विधवा स्त्री को पति के साथ चिता में जलकर, जलाकर, जलकर नहीं जलाकर, मतलब जबरदस्ती कर जलाकर मार डालना। देखिए कई कई पे तो स्वेच्छा से हो जाते थे लोग के प्रेशर के कारण। और कई कई पे जो बच्चे होते थे उनको समझ में नहीं आता तो उनको जबरदस्ती पैर वगैरह बांध बूंद के उनको चीता पे डाल देते थे। तो राजा राममोहन राय का या ब्रह्म समाज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन। बहुत ही कह सकते हैं कि जो महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव इसके माध्यम से की जाती समाज द्वारा। तो ये इसका उन्मूलन किसने किया, राजा राममोहन राय के नेतृत्व में। दूसरी बात, राजा राममोहन राय में एक प्रथा था कि जो समुद्र पार करेगा उस समय वो विधर्मी बन जाता था। तो राजा राममोहन राय ने 1830 में ये लंदन चले गए समुद्र के माध्यम से। तो इस मिथक को भी क्या है, राजा राममोहन राय ने
खत्म कर दिया। तीसरी बात क्या है, इन्होंने श्री राम कॉलेज स्थापित किया, जो उच्च शिक्षा का पहला आधुनिक कॉलेज कहा जाता है। कहाँ पे किया? कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन सा कॉलेज की स्थापना की? श्री राम कॉलेज। ठीक है, इनको जो लंदन भेजा गया था ना, उस समय जो मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के पेंशन रोक दिया था ब्रिटेन के राजा ने। उनके क्या पेंशन रोक दिया था, तो पेंशन के लिए बातचीत करने के लिए राजा राममोहन राय को क्या है, राजा राममोहन राय को लंदन भेजा गया। और जो राजा की जो उपाधि दी गई इनके साथ, जो राजा की जो उपाधि, ये राजा नहीं थे धनैया, ये जो राजा की जो उपाधि दी गई ये अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। उनको अकबर द्वितीय की उपाधि देके कहाँ भेजा गया था? लंदन भेजा गया, कि पेंशन के बारे में बातचीत करने के लिए। जो वहाँ के जो राजा थे लंदन में, ब्रिटिश, उनसे बातचीत करने के लिए किया गया। और यही पर ही लंदन में ही 1833 में क्या होता है, इनका मृत्यु हो गया। तो इनका समाधि अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, लंदन में है। लंदन में क्या है? राजा राममोहन राय की समाधि। राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आपको सारे पत्र पत्रिका भी बता देंगे, तो उस समय कौन कौन से पत्र ने शुरू किया था वो आपको सारे एक एक करके बता दिया जाएगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, जब ये सती प्रथा की उन्मूलन किया गया तो उस समय हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब सती प्रथा का जो कानून बनाया गया था, तो उस कानून को बनाने का कारण क्या था? क्योंकि राजा राममोहन ने क्या है, जनता को जगाया, लेकिन कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। जैसे आप मान लो कोई आंदोलन चला रहे हैं तो आप तो क्या लोगों को जगा सकते हैं ना, लेकिन कानून कौन बनाएंगे? सरकार बनाएगी। तो सरकार कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन जो अधिनियम है उसको क्या है, बनाया। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या, जो इस तरह के जो विधवा महिलाएं थी, मतलब जिनकी पति का डेथ होता, उनको क्या चिता में जलने से रोक दिया, उनको चिता में जलने से रोका। इन्होंने बाल विवाह पर भी कार्य किया, बाल विवाह को खत्म करने का काम किया, उसके भ्रूण हत्या पे काम किया, महिला शिक्षा पे काम किया, यानी हर फील्ड में क्या था, उनके काम किया। ठीक है, इन्हीं के साथ समझ लीजिएगा, जब इनकी डेथ हो जाता है, जब राजा राममोहन राय की डेथ होता है, तो ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला जाता है। उनके पास देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इनके जो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करते हैं केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्होंने क्या है, ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैला दिया, और इन्होंने क्रांतिकारी रूप से ब्रह्म समाज का प्रचार किया। और इन्हीं के साथ क्या है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करवाया। उसके बाद मद्रास में जो मद्रास प्रार्थना समाज की स्थापना करवाया। तो इसमें क्या है, जो केशव चंद्र सेन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया ब्रह्म समाज को आगे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने भी एक गलत गलत काम ले लिया। उन्होंने अपने नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ करवा दिया, तो लोगों ने उसका विरोध किया। भाई, जिसके विरोध करने के लिए आप समाज यानी संगठन बनाए, और वही चीज अगर आप खुद करेंगे तो फिर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत बड़े एक्टर हैं जो उनके खानदान के लोग हैं, सेन खानदान के लोग हैं, आप लोग फिल्म में देखते होंगे, वो केशव चंद्र सेन के वंशज हैं, जो कूच बिहार के राजा के साथ उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो कम एज में हुआ था, और आपको पता